रुखसार बेगम उसके कमरे में एंटर करती बोली। आरजू ने इन्हें देखे हल्की से रूह मोड़ लिया। मुझे बात नहीं करनी आपसे मम्मा। आरजू मुँह फुलाकर बोली थी। रुखसार बेगम उसके पास जाती बेड पर बैठ गई। आरजू मेरी बात सुनो, मेरी प्यारी बेटी हो ना। वो मोहब्बत से बोली। आरजू की आंखें नम हुई थी। कैसे उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया था। और जिससे यकीन की तवक्का नहीं थी वो सबके सामने उसके लिए हर किसी से लड़ गया था। वो सब देखकर मुझे शौक लगा था। अच्छा इधर देखो। रुखसार बेगम उसका हाथ पकड़े बोली। आरजू ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था। देखा दानियाल कितना अच्छा है। रुखसार बेगम मोहब्बत से बोली थी। आरजू ने नजरें उनके चेहरे पर जमाई। आप दानियाल की तारीफ करने आई हैं मम्मा, इसका फ़र्ज था ये। आरजू दानियाल की शुक्रगुजार तो थी लेकिन वो मानने से इनकारी थी। तभी सुकून से बोली। और तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं आरजू। आखिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें इन सब चीज़ों से रोक कर क्या गलत किया है उसने। देखो क्या हुआ, आज फिर भी वो तुम्हारी तरफ खड़ा रहा। रुखसार बेगम मोहब्बत से बोली थी। आरजू ने लब काटते माँ को देखा। तुम बीवी हो इसकी समझो मेरी बात को। अगर ऐसा ही रवैया रखोगी तो दानियाल तुमसे दूर हो जाएगा। रुखसार बेगम उसके हाथों पर दबाव देते बोली थी। आरजू ने माँ को देखा। सच्ची मम्मा। उसकी आंखों में चमक उभरी। रुखसार बेगम ने हैरत से बेटी को देखा। वो लब बेंच की न जाने कब अकल आएगी आरजू खान को। आरजू जब शोहर को बीवी से तवज्जो ना मिली तो वो बाहर तवज्जो तलाश करता है। दानियाल का हम सबको पता है वो शरीफ लड़का है लेकिन है तो मर्द ही ना। बेहतर है तुम उसके और अपने रिश्ते को मुका दो। रुखसार बेगम उसे आंखें दिखाते बोली। आरजू ने माँ को देखा। उसे अजीब सा महसूस हुआ था। क्या दानियाल उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। मम्मा वो मैं आरजू दबी आरजू बीबी छोटे साहब कह रहे हैं इन्हें काफ़ी बनाकर दे जाएगी। फिरोजा दरवाजे पर खड़ी होती बोली। आरजू ने माँ को देखा। कुछ पल पहले जो बातें रुखसार बेगम ने कही वो इसके दिमाग में घूम रही थी लेकिन अब दानियाल का ये आर्डर देख ले मम्मा, नौकरानी समझ रहा है मुझे। आरजू मुंह बनाकर बोली थे। रुखसार बेगम ने माथा पीटा। उसे समझाना फजूल तरीन था। पागल लड़की, वो शोहर है तुम्हारा, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज है। रुखसार बेगम ने उसे आंखें दिखाते कहा था। उठो जाओ काफ़ी बनाकर देकर आओ। रुखसार बेगम उसे बाजू से पकड़ते उठाते हुए बोली। आरजू नाना करती रह गई। उसे बेसाहता उस दिन की इंसल्ट याद आई थी जब वो बड़ी मुश्किल से दानियाल के लिए काफ़ी बनाकर लाई थी। मैं बनाती हूँ, तुम देकर आओ। आरजू बेजारी से खड़ी रही थी। रुखसार बेगम ने काफ़ी बनाई और उसे थमा दी। आरजू थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने गहरा सांस भरते दरवाज़ा खोला था। हाँ पलवशा, ओके ठीक है, कल मिलते हैं। दानियाल की पूछ आरजू की तरफ थी तभी वो इसे देख नहीं पाया था। दानियाल ने फ़ोन कान से हटाते टेबल पर रखा। जब वो बल्टा तो आरजू काफ़ी लिए खड़ी थी और साथ तीखी नज़रों से दानियाल को घूर रही थी। लाओ। दानियाल ने काफ़ी उसके हाथ से लेते टेबल पर रख दी। अलमारी के जाना बढ़ते एक शर्ट निकाल कर सोफे पर रखी। अपना सामान शाम तक यहाँ शिफ्ट कर देना। मैं जब दोबारा वापस ऑफिस जाऊँ तो तुम मुझे मेरे कमरे में मिलो और मेरी शर्ट प्रेस कर दो। दानियाल तेज़ी से बोला। साथ काफ़ी के गुण बढ़ रहा था। आरजू ने तेवरी चढ़ाते उसे देखा। पलवशा कौन है। वो लब काटते बोली। ये एक इत्तेफाक ही था कि थोड़ी देर पहले रुखसार बेगम उसे समझा रही थी और अब दानियाल को किसी लड़की से बातें करते आरजू ने सुन लिया था। शर्ट प्रेस कर दो। उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते वो आखिरी गुण बढ़ते कप टेबल पर रखते बोला और वहाँ से वॉशरूम की जाना बढ़ा। आरजू तेजी से उसके सामने आई थी। पलवशा कौन है, आपका चक्कर चल रहा है। आरजू सर ऊपर उठाए बोली थी। उसकी बात सुनते दानियाल सफीरहान के माथे पर सलवटें उभरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम। वो तेवड़ी चढ़ाकर बोला। आरजू ने उसके तने चेहरे को देखा। कौन है फिर पलवशा। आरजू खान फिर से बोली। उसके लहजे में बेचैनी थी। दानियाल ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो अब आरजू। वो उंगली उठाकर बोला। आरजू का यूं बोलना उसे पसंद नहीं आया था। बताइए फिर कौन है वो। मैं बीवी हूँ आपकी। आरजू 2 कदम मजीद आगे बढ़ती बोली। दानियाल ने लब बेंच लिए थे। गर्ल फ्रेंड है मेरी, अब मेरी शर्ट प्रेस कर दो। सीने पर बाजू
बांधे आरजू हान की जलन से लुत्फ अंदोज़ होते वो सुकून से बोला। आरजू ने उसके सुकून अमेज चेहरे को देखा तो फिर इसी से शर्ट भी प्रेस करवा ले, नौकरानी नहीं हूँ मैं आपकी। आरजू कुर्ते दिल के साथ बोली थी। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। दानियाल पा अच्छा हुआ, जान छूट जाएगी। बीवी तो हो ना, वो सामने खड़ी छोटी सी आफत को देखते बोला। तो नौकरानी नहीं हूँ जो शर्ट प्रेस करूँ, बीवी वाले काम दे। आरजू तहलका बोली थी। वो खुदाया, क्यों मामा ने मेरे जहन में ऐसी बातें डाल दी। बाहर में जाइए, वो सोच कर रहेगी। ठीक है, गो मी अ डीप लिप किस, वो उसकी जानब देखते बोला। उसकी बारी आवाज़ और गर्म सांसों ने आरजू का चेहरा दिखा दिया था। वो आंखें फाड़े उसकी गोहरफशानी सुनने लगी थी। बीवी वाले काम करो, कंधे उचकाते हुआ लापरवाही से बोला। आरजू के हल्क में गिल्टी से उभरी। उसने कदम पीछे की जान में लिए। काट देती हूँ शर्ट प्रेस, लेकिन ये मत समझना मैं डर गई हूँ तुमसे। मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी गर्ल फ्रेंड है, मुझे नहीं आना तुम्हारे कमरे में कभी भी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो उसकी साइड से होती आगे बढ़ी थी। दानियाल ने दांतों तले लब दबाया। अब वो उसे कंट्रोल कर सकता था। नहीं डरती मुझसे, उसका बाजू जकड़े वो उसे अपने सामने करते बोला। आरजू अचानक आपात पर डिसबैलेंस हुई, उसके सीने से टकराई थी। नहीं डरती, बल्कि मैं सबको बता दूंगी आपके अफेयर का, आरजू मुंह बनाते हुए बोली। दानियाल ने उसकी हिजल आंखों में झांका। मुंह नजर चुरा गया था। तो इसमें गलत क्या है आरजू? हाँ, तुम्हें जलन हो रही है? उसका बाजू छोड़े उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते उसे मजीद खुद में बेंच गया। आरजू की धड़कनें बेतरतीब हुई तो वो बिल्कुल उसके साथ लगी हुई थी। इन दोनों में इंच भर का भी फासला नहीं था। मैं क्यों जलने लगी? इस मनहूस माली की वजह से जली मेरी ज्योति, बल्कि वो भी ना जले। आरजू का लहजा लड़खड़ा गया था। दानियाल की ब्लू आइस में चमक उभर गई थी। ठीक है, अच्छे से मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे परवशा से मिलने जाना है। उसकी जानब झुकते बोला। उसकी गर्म सांसों के तपश ने आरजूहान की धड़कनें मुंतशिर कर दी थी। पेट, तुम ब्लश कर रही हो, दानियाल अब दबाकर बोला। आरजू ने बेसाता चेहरा नीचे कर लिया था। दानियाल ने शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर की थी। आरजू के गाल से हो रहे थे। आरजूहान, हुक्म चलाना चाहती हो तो पहले बीबी बन जाओ। उसके कान पर झुलसती सांसें छोड़ते आहिस्ता से कान के लू को लबू से काट गया। आरजू ने गहरा सांस भरा। शर्ट प्रेस कर दो, मेरी शाम तक मेरे कमरे में पहुंचो, तैयार हो जाना। दोस्त ने इनवाइट किया है, वहाँ जाना है हमें, और अभी फ़िलहाल मुझे परवशा के पास जाना है। वो आंखों में चमक लिए बोला और आरजू के वजूद को आज़ाद करता वो खुद वॉशरूम की जाना बढ़ गया था, जबकि आरजू उसके अचानक बदलते पर देख अपनी तेज़ होती धड़कनों को महसूस करते दिल के मुकाम पर हाथ रख गई। परवशा के पास जाना है, अभी भेजती हूँ, वो मुँह फुलाकर बोली। दानियाल की सारी प्रेस की और बगैर प्रेस की शर्ट निकाल कर रखी और चेंजिंग रूम में गई। इस स्टैंड पर शर्ट रखी और उसे ऑन करते फुल कर दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकला था। आरजू शर्ट दो। आरजू को कमरे में ना पाकर वो चेंजिंग रूम में आया था, जहां वो इस स्टैंड पर झुकी हुई थी। दानियाल ने उसकी पुष्ट को देखा। आरजू शर्ट दो, हाथ आगे बढ़ाते वो सुकून से बोला। ये जाने बगैर अगले ही लम्हे उसका सुकून गारत होने वाला था। आरजू ने पलट कर उसे देखा। वो शर्ट लेस था। आरजू ने नजर चुराई। शर्ट दो ना। दानियाल फिर से गोया हुआ। आरजू ने पीछे से शर्ट उठाकर उसके सामने की थी। दानियाल का मुंह खुल गया। शर्ट पर इस्त्री का निशान था। शर्ट जली हुई थी। आरजू मासूमियत से उसे देख रही थी। दूसरी कर दो। दानियाल लैब बेंच बोला। उसे शदीद गुस्सा आने लगा था। उसने एक अहम मीटिंग में जाना था। आरजू ने पीछे से दूसरी शर्ट उठाते आगे की और वो भी जली हुई थी। दानियाल जबड़े बेंच गया, फिर पीछे से इस्त्री स्टैंड से सारी शर्ट नीचे गिर गई, जिन पर जगह जगह इसी से जलन के निशान थे। जिसे देखते दानियाल के सामने खड़ी 5 फुट 4 इंच की आफत पर कहरा रहा था कि तुमने क्या किया? उसकी जान बढ़ते सहज लहजे में बोला। उसका बाजू दबोचे बोला था, गलती से हो गया, मुझे नहीं आते कपड़े प्रेस करने। आरजू खौफ से बोली, क्योंकि दानियाल के तने शदीद रिएक्शन पर उसे अब खौफ महसूस होने लगा था। तुमने ये जानबूझकर किया आरजूहान, बहुत पछताओगी तुम्हें तो मैं आकर देख लूँगा। वो दांत पीसते बोला था। माथे पर सलवटें नमूदार हुई। आरजू के गले में गिल्टी उभर का मादूम हुई थी। वो तान फान करता बाहर निकला, फिर रूम से ही बाहर निकल गया। माय डियर मम्मा, दानियाल सफ़ीर को ना मैं बाहर चैन से जीने दूंगी, ना घर के अंदर। आरजू हाथ झाड़ते बाहर निकली और फिर उसके कमरे से बाहर निकल गई।
बस आप शाम को कहीं गायब हो जाना था। अहमद, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? रानिया बेचैनी से बोली। जैसे ही दूसरी जानब से कॉल रिसीव हुई थी उसकी जान में जान आई थी। क्या करूँगा कॉल पिक करके रानिया, मेरी कौन सा तुमने मानी है? अहमद उदासी से बोला। रानिया को अपना दिल फटता महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। अहमद, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? वो रोते हुए बोली थी। दूसरी जानब एक गहरी सांस आज हुई थी। तुम मुझे ऐसा फील करवा रही हो रानिया। मैं घर में हमारी शादी की बात करने वाला हूँ और तुम हो के मुझसे मिलने भी नहीं आ रही। अहमद जाच होते बोला। रानिया ने लब कुचले। देख लो, अब भी तुम खामोश हो गई हो। तो फिर ठीक है, सब खत्म कर देते हैं। दूसरी जानब अहमद की गुस्से से लबरेज आवाज़ उभरी। उसकी बात सुनकर रानिया का दिल डूब कर उभरा था। प्लीज़ अहमद, आप जानते हैं मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं आ जाऊँगी मिलने। रानिया रोते हुए सिसकी थी। मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? चुप कर जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। मोहब्बत में डूबी आवाज़ पर रानिया ने अपने आंसू साफ किए। उसकी बातें तपती सहरा में ठंडे मीठे पानी की झील के मुतरादिफ थी, सुकून बख्श। ठीक है, कल मुझसे मिलना तुम्हारी जूनी के बाहर। मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अहमद मोहब्बत से बड़े लहजे में बोला। और रानिया ने जुकाम ज़्यादा सांसें खींचते यूं उस बात में सर हिलाया जैसे वो सामने हो। फ़ोन कट गया। रानिया ने आंसू साफ किए। वो फेयर रंग की मालिक एक 21 साल लड़की थी जिसे अपने सीनियर अहमद से मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। माहा प्लेट में चम्मच चला रही थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी जब जमशेद साहब की आवाज़ उभरी। माहा ने चौंक कर बाप को देखा। इसका दिल खौफ के साए तले धड़का था। जी बाबा, उदी में लहजे में बोली। एकदम ठंडे से पसीने आने लगे थे उसे, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अब मैं और आपकी मामा आपकी शादी करना चाहते हैं। मेरी नज़र में एक लड़का है, अब काल मिल लेना। जमशेद साहब चावलों का चम्मच मुंह में रखते बोले थे। सब लोग खामोशी से खाना खा रहे थे। वहाँ सिर्फ मेराज और दानियाल नहीं थे। बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। वहाँ लब कुचलते मदहम आवाज़ में बोली। जमशेद साहब ने सर उठाकर उसे देखा। क्यों बेटा, आपकी एज हो रही है शादी की? आप मिल लो एक बार लड़के से। जमशेद साहब ने चम्मच प्लेट में रख दिया। अब उनकी पूरी तवज्जो माहा पर थी जो पूरी तरह फंस चुकी थी। आरज़ू ने माहा को देखा। उसे माहा की बेबसी साफ नजर आ रही थी। बड़े पापा अभी तो वहाँ पर ही है ना? आरज़ू ने मुस्कुरा कर कहा। तो माहा ने आरज़ू को देखा। हाँ बेटा, लेकिन पेपर के बाद ही होगी शादी। डोंट वरी, अभी तो मिलना है। जमशेद साहब भी जवाब में मुस्कुरा कर बोले थे। आरज़ू हल्का सा मुस्कुराई। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था माहा को बचाने का। माहा, कल सुबह आप मिल लेना बेटा। जमशेद साहब मुस्कुरा कर बोलते। खाने की टेबल से उठकर वहाँ से चले गए। चलो जी, एक और चिपकली हमारे घर से दूर दूसरे घर में चिपकेगी। आली की जुबान पर खुजली हुई थी। वो हंसते हुए बोला। आरज़ू ने होनहार नजर से उसे देखते चम्मच उसकी तरफ फेंका जो उसके कंधे पर लगा था। जाहिल, आरज़ू मुंह बनाकर बोली। उसे छुपना था। फिलहाल माहा का मसला वह सुबह देख लेगी। वो माहा को आंखों ही आंखों में तसल्ली देते वहाँ से चली गई थी। पैकिंग हो गई। आयशा को देखते वो अजीब इज्जत में बोला। आयशा सोफे पर बैठी थी। महराज लपतबा गया। ऐसे मुँह बनाकर क्यों बैठी हो यार? कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? महराज सोफे पर बैठे उसका रूह अपनी जानब करते बोला। आयशा ने आंसू से लबरेज आंखों से उसे देखा। एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, बहुत अहम मीटिंग है, जाना पड़ेगा। ऐसे भेजोगी मुझे? महराज उसका चेहरा हाथों के प्यालों में बढ़ता, दोनों अंगूठों से उसकी आंखें साफ कर गया। वैसे भी तुम्हारे फाइनल है ना, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, इसके बाद मुझे तुम्हें भी पढ़ना है। वो गंभीर लहजे में बोलते उसके पेशानी पर मोहब्बत से लब रख के आयशा ने धड़कते दिल के साथ आंखें बांध की थी। आई विल मिस यू। उसके गाल पर लब रखते वो बाड़ी लहजे में बोला था। आयशा के चेहरे पर गुलाल बिखरा। आपकी पैकिंग? आयशा अलमारी की तरफ इशारा करते बोली। महराज हावी हुआ था। छोड़ो पैकिंग, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। वो सरैयत से उसके बालों में अपना मजबूत हाथ फंसाते उसके सांसें खुद में उलझाया गया था। आयशा को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी जबकि महराज मुकम्मल होश खोता उसकी गर्दन पर लाभ रख गया। महराज, आयशा धीमे अटकते लहजे में बोली। उसने सर उठाकर उसे देखा। अब चुकाया। पैकिंग कर देती हूँ। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे साइड करना चाहा था। वह लाभ दबाते साइड पर हुआ था।
आयशा शर्म के मारे नज़र झुकाती वहाँ से हट के, जबकि वो मज़े से सोफे पर बैठे उसकी पुश्त को घूर रहा था। तुम्हारी दोस्त ने सुबह क्या किया था? आयशा के दानियाल मुझसे शर्ट लेने आया था। मेराज को एकदम याद आया था। आयशा ने पलट कर उसे देखते अपना कहकर रुका। सुबह दानियाल कमरे से निकलता मेराज के पास आया था। वो जल्दी में था, इसलिए मेराज कुछ पूछ नहीं पाया था। वो आरजू हान पीर की सारी शर्ट जला दी थी। आयशा लब दबाए बोली मेराज का कहका गुंजा, जिस पर आयशा भी धीरे से मुस्कुरा दी। बेचारा दानियाल। मेराज नफ़ी में सर हिला गया। उसे दानियाल पर तरसा रहा था। आरजू दानियाल कह रहा है तैयार रहना, वो बस पहुँचने वाला है। नूर बेगम सीढ़ियाँ उतरते आरजू को देखते बोली। आरजू हल्का सा मुस्कुरा कर अस्पात में सर हिला के, क्या मुसीबत है, अकेले चले जाएं, एक माह की टेंशन उसे सैर सपाटे सूझ रहे हैं। आरजू मुंह बनाकर बोली थी। वो मुंह बनाते बाहर निकल गई। लॉन में लगे दत्तू के पास बैठते अब वो कोई प्लान सोच रही थी जिसके थ्रू वो माह को बचा ले। आरजू हान करहत सहत आवाज़ पर आरजू ने चौंका दाएं तरफ देखा। अभी 15 मिनट हुए थे उसे वहाँ बैठे हुए। दानियाल सहत नज़रों से देख रहा था। मैं कुछ बकवास करके गया था, रेडी क्यों नहीं हुई? दानियाल उसे घूरते बोला। आरजू ज़मीन पर से उठ गई। सुनिए जी, आप बकवास करते हैं। आरजू मासूमियत की इंतहा को पहुंचती बोली थी। दानियाल अब बेंच या ये लड़की उसे पागल करके छोड़ेगी। शट अप, अब जाओ, रेडी हो जाओ, पहले ही हम लेट हो रहे हैं। दानियाल चीहा था। आरजू डर से 2 कदम पीछे हुई। मैं भूला नहीं हो तुमने सुबह क्या किया था? अगर हैरियत चाहती हो ना तो शराफत से तैयार हो जाओ। दानियाल उंगली उठाए बोला। आरजू के गले में गिल्टी सी उभर का मालूम हुई थी। मेरे पास कपड़े नहीं, उसने साफ झूठ बोला था। दानियाल ने आगे बढ़ते उसका बाजू दबोचा, उसे अपने साथ लेकर चलने लगा था। आरजू मुंह बनाए उसके साथ चल रही थी। दानियाल ऊपर जाते उसके कमरे की तरफ गया जहाँ तक उसने आरजू को जाना था। उसने अभी तक अपना सामान भी दानियाल के रूम में शिफ्ट नहीं किया होगा। ये क्या है भी? दानियाल ने अलमारी के पर खोल दी, उसकी कलाई को आज़ाद किया। अब वो उसे गुस्से से घूर रहा था बाहर जाए। जब कुछ न सूझा तो आरजू गला फाड़ कर बोली थी। दानियाल ने आंखें मीच ली थी, मीच कर खोली। आरजू अलमारी के पास खड़ी सोच रही थी वो क्या पहने, जब दानियाल वापस पलटा और उसने पीच कलर फ्राक निकाल कर उसे पकड़ाई थी। घंटे ना लगा देना सजने में, वरना इस मर्तबा कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचाएगा, याद रखना तुम। दानियाल लफ्ज़ों पर दबाव देता बोला। आरजू ने उसके संजीदा चेहरे को देखा। दानियाल वहाँ से बाहर निकलकर अपने रूम में आया। फ्रेश होते थोड़ी देर बाद वो ब्लैक कुर्ता पहन चुका था। अब बस यही आरजू के कहर से बचा हुआ था। कलाई पर महंगी घड़ी पहने कंधों स्किन कलर मर्दाना शाल रखते वो बला का हैंडसम लग रहा था। उसने अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ एक शर्ट जमीन पर पड़ी थी। दानियाल ने आगे बढ़ते शर्ट उठाई थी। वहाँ जलने का निशान था। न जाने इस लड़की को मेरे कपड़ों से क्या मसा है। दानियाल शर्ट को सोफे पर उछाल दे बड़बड़ाया था, फिर कमरे से बाहर निकल गया। सब लोग अपने अपने कमरे में नींद की गौर से जा चुके थे, जबकि मेराज भी बस निकलने वाला था। उसे मीटिंग के लिए कराची जाना था। 10 मिनट गुजर गए। आयशा मेराज को खुदा हाफिज बोलती कमरे में चली गई, जबकि मेराज अभी दानियाल के पास खड़ा था। वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल कर लेना, अगर वो हमारी डील पर मानते हैं तो ठीक, वरना वापस आ जाना और अपना ख्याल रखना। दानियाल ने घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात के 9:30 हो रहे थे। वो पहले ही लेट हो चुके थे। दूसरी नज़र उसने सामने डाली थी और फिर नज़रें वही जम गई। वो पीच कलर की फ्राक को जो पैरों को छू रही थी, उसमें मलबूस से बालों की फ्रेंच टेल बनाए हुए थे, हल्की मेकअप, हल्की पिंक लिपस्टिक और आंखों में सिर्फ काजल। आज फिर दानियाल उसकी जलन काजल लगी आंखों पर ही अटक गया। भाई नजरें हटा लें, खुद पर जुल्म न कर, गुस्से में मोहब्बत की आग तो सह नहीं पाएगा बेटा। मेराज लब दबा कर बोलता वहाँ से निकल गया। दानियाल ने उसकी पुश्त को घूरा। आरजू उसके मुकाबला कर खड़ी हुई थी। उसने हील पहनी हुई थी, तब भी वो मुश्किल से उसके कंधे तक आ रही थी। वहाँ सिर्फ मैं नहीं हूँगा और तुम्हें सिर्फ मैं ही इस तरह देख सकता हूँ। इसके हिस्से आंखों में देखते दानियाल ने अपने कंधों पर डाली शाल उतार कर आरजू के कंधों पर डाल दी। आरजू ने आंखें उठाकर देखा। वो दानियाल सफ़ीरहान को चारों सुनिश्चित कर सकती थी, लेकिन दानियाल सफ़ीरहान ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। उसके चुने गए रंगों में मैं बहुत निखरी निखरी लग रही थी। काश उन दोनों में बदले की रस्में ना होती तो दानियाल सफ़ीरहान उसके हर नकोश को छूकर दिल को करार बख्श देता।
चलिए, आरजू से देखते बोली। दानियाल अस्मात में सर हिलाता आगे की जाना बढ़ गया। वैसे जी बढ़कर तारने के बाद माशाल्लाह भी बोल देते हैं। वो पोरिश में एंटर हुए तो आरजू उसके खुतबा जमी नजू पर चोट करते बोली थी। दानियाल ने पलट कर उसे देखा। वो चमकती आंखों से उसे देख रही थी। मुझे तुम्हें तारने की कोई ज़रूरत नहीं आरजू खान, मैं अपनी चीज़ों को जब चाहे देख सकता हूँ। वो एक कदम उसकी जाने बढ़ते बोला। पीछे की जाना कदम लेगी, लेकिन हील की वजह से वो अचानक डिसबैलेंस होते गिरने ही लगी थी जब दानियाल ने उसकी कमर मैं हाथ डालते उसे अपनी जानब खींचा। वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। दानियाल ने अबरोचा होकर उसे देखा, जैसे कह रहा हो देख लो, हर बार मैं ही बचाता हूँ तुम्हें। और रही बात माशाल्लाह की, तो मेरा माशाल्लाह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हाँ, तुम मुझे जाहिल से बेशरम पर शिफ्ट कर दोगी। दम लहजे में बोला। आरजू नजर चुरा गई। दानियाल उसके वजूद को आज़ाद किया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसने फिर से पलट कर आरजू को देखा। वैसे भी माशाल्लाह मैं सुबह किसी को बोल चुका हूँ। वो दिल जलाती मुस्कुराहट समेट कर बोला। आरजू खान तब गई। दानियाल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरजू चिढ़ते हुए उसके साथ बैठ गई थी। तुम अफेयर चलाते हो, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। आरजू मुँह मनाते बोली। दानियाल गाड़ी स्टार्ट करते करते बाहर निकाली थी। मेरे सिवा तुम्हें कोई झील भी नहीं सकता। वो सामने सड़क पर नजरें जुमाए बोला। आरजू ने दांत पीसते उसे देखा। जाहिल, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी, बददिमाग लड़की। दानियाल जरा ऊंची आवाज़ में बोला। आरजू ने कोई भी जवाब ना देते नजर शीशे के बाहर रख ली। वेलकम सर। सामने से चलकर आती लड़की ने दानियाल सफीहान की तरफ एक बुके बढ़ाया था, जिससे उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। आइए सर, डिनर रेडी है, सब आपका वेट कर रहे हैं। वो मुस्कुरा कर बोली थी। आरजू साथ खड़ी जांचती नजरों से उस लड़की का जायजा ले रही थी, जिसने मैरून कलर की साड़ी लगाई हुई थी। बाल खुले छोड़े आधे कंधे पर गिराए थे और आधे पीछे थे। डार्क रेड लिपस्टिक होंठ पर सजाए वो दानियाल को देख रही थी। हूँ, मेरी बारी, बहुत बातें सुनानी आती हैं, अब कैसे हंस हंस के बात कर रहा है। आरजू खामोशी से खड़ी दिल में सोच कर रह गई। दानियाल के चलते ही वो भी उसके साथ चलने लगी थी। अंदर जाते उसने काफ़ी लोगों को दानियाल का मुंतजर पाया था। वो सब खड़े होते उनकी तरफ बढ़ते दानियाल से हाथ मिला रहे थे। आरजू बस हल्की मुस्कुराहट के साथ वहाँ खड़ी थी। सुनो, तुमने कहा था हम तुम्हारे दोस्त की तरफ जा रहे हैं, ये तो फौज है। आरजू दानियाल के कान के करीब बड़बड़ाई थे। दानियाल ने उसे आंखें दिखाई, लेकिन बाकी लोगों की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपना मुंह बांध रखो। दानियाल उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा करता बोला तो आरजू का मुंह खुल गया। कैसे बात कर रहा था और इससे वो से ये तुम्हें सर क्यों बोल रहे हैं। आरजू फिर से उसका कुर्ता कंधे से खींचते बोली, ये मेरी एम्प्लॉय हैं, मेरी कंपनी तक वो, और उसके बाद ये मेरे दोस्त हैं। अब खामोश रहना। आरजू को ऐसी वैसी हरकत मत करना, दानियाल ने ज़रा सख्त लहजे में कहा।